ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। चलिए आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है। अब ये रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन टेक्निक्स का ये हम जरा देख लेते हैं और इसको खत्म कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था रिक्वायरमेंट मैनेज कैसे होती है और रिक्वायरमेंट डेवलप कैसे होती है। तो अब डेवलप वाला थोड़ा सा देखेंगे कि रिक्वायरमेंट डी कैसे जाती है। तो हम थोड़ी सी टेक्निक है जो थ्योरी है उसको जरा हम देख लेते हैं। नॉर्मली एक टेक्निक ज्यादा अप्लाई की जाती है, ठीक है। तो विल स्टडी दैट। रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन टेक्निक का मतलब है कस्टमर के साथ रिक्वायरमेंट लेंगे कैसे, मीटिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसको खत्म कर लेते हैं। चलिए चलिए थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश की है कि इलिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, गैदरिंग नहीं है, ठीक है। तो पहले आज से 20 साल पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग कहा जाता। तो अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग कौन करता था? सिस्टम एनालिस्ट करता था। वो कहता था क्या बनवाना है आप बताइए। तो अब वो नहीं है। तो रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन का मतलब है सीक, डिस्कवर, इलेबरेट। डिस्कवर करने की जरूरत है। जो कस्टमर कह रहा है वो तो हमने सुन लिया, लेकिन उसको चाहिए क्या, वो हमें जरा देखने की जरूरत है, ठीक है। It is generally understood the requirements are elicited rather than just collected or gathered, ठीक है। तो आखिरी वाली जो लाइन है इसको देखिए। This implies that requirements are discovered, emerged, developed। जब भी हमने पढ़ा था ना, डेवलप की जाती है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है इलिस्ट्रेशन का कि कस्टमर को प्रॉब्लम पता होती है लेकिन उसको क्या चाहिए ये नहीं पता होता। तो आप जाके देखते हैं कि भाई क्या है, बिजनेस क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहता है, तो ये देखते हैं, ठीक है। अब ये बहुत की टास्क है। इलिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट इज ए की टास्क, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो बाकी सारी चीजें सब गलत हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर कहीं आपने रास्ता देखना है, जाना है, तो आप एक मैप बनाएंगे। मैं गूगल मैप की बात नहीं कर रहा, लेकिन कागज पे अगर मैप बनाया आपने और वो मैप गलत हो गया तो बस फिर आप पहुंच नहीं सकते हैं। तो ये बात है कि रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन इज द की टास्क जिसमें आप देखते हैं। तो दिस इज बिकॉज द रिक्वायरमेंट सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर ये सही तरह से आ गई तो सॉल्यूशन भी सही होगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब ये डेफिनेशन लिखी हुई है सबसे नीचे। द डेफिनेशन ऑफ इलिस्ट्रेशन इज ड्रॉ फोर्थ और ब्रिंग आउट, यानी ढूंढ के निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये ढूंढ के निकालनी पड़ती है। तो कुछ जगहों पर तो बहुत ही क्लियर होती है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर वो क्लियर नहीं होती है, बहुत ही एम्बिग्यूटी होती है, ये करना है ये नहीं करना है, ये, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में बी स्प्रेड अक्रॉस मेनी सोर्स, ठीक है। अब कौन से सोर्स हैं? तो हमारा तो ये ख्याल है कि सॉफ्टवेयर तो हम जाएंगे यूजर के पास, वही बताएगा। तो वो भी एक सोर्स है, लेकिन उसके अलावा भी कोई सोर्स हो सकती है। तो वो कैसे पता चलेंगी? तो ये ऊपर वाली चीज है कि जी जो लोगों ने आपने बुलाया है वो आपको बताएंगे। तो प्रॉब्लम ओनर्स, द स्पॉन्सर जिन्होंने आपको बुलाया होगा। दूसरे उनके नीचे के लोग होंगे, ये वो लोग होंगे। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन है वो भी बहुत बताएगा कि इसमें एरर है, इसमें फलानी चीज नहीं आती है। तो ये भी सोर्स ऑफ एरर है ना, कि पुराने सिस्टम के जो एरर्स हैं वो नए सिस्टम में नहीं होने चाहिए। तो वो भी सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट हो गई कि ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। जीयूआई बहुत मुश्किल है, जीयूआई या नेविगेशन बहुत आसान होनी चाहिए। तो पुराने सिस्टम को देख के भी आप बहुत सारी रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। तो पुराना सिस्टम भी एक सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि खाली लोग नहीं, पुराना सिस्टम या कोई डॉक्यूमेंटेशन, ये सब आपकी सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन इंटेंसिव, और ये रेड कलर किया हुआ है, इसका मतलब है ये जरा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। नेचर ऑफ द रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन एक्टिविटीज, मेनी ऑफ द इफेक्टिव टेक्निक्स डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ सॉफ्टवेयर इमर्जिंग और कंप्यूटर साइंस। कम्युनिकेशन इंटेंसिव का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन इंटेंसिव का मतलब है कि कोई चीज लिखी हुई नहीं मिलेगी या कोई चीज पहले से तैयार नहीं मिलेगी। हमें जाना पड़ेगा, लोगों से मीटिंग करनी पड़ेगी, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, उससे वेरीफाई कराना पड़ेगा, और फिर उसको डेवलपमेंट टीम को। तो कम्युनिकेशन इंटेंसिव है, ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होगी, 80% होगी। अगर ये कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, सही नहीं है, फिल्ट्रेशन है या उसकी बात समझ में नहीं आती है, तो बस ये पहली डायरेक्शन ही गलत हो गई, ठीक है। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो समझा तो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम तो
समझते ही नहीं उन टर्मिनोलॉजीज को। तो ये सारी चीजें जो शायद समझने की जरूरत है। इट्स कम्युनिकेशन इंटेंसिव एंड इट्स पीपल इंटेंसिव। तो लोगों की पर्सनैलिटी, लोगों की हैंडलिंग, ये सब भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ है ब्लू कलर में, सोशल साइंसेज भी आना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी भी आपको आना चाहिए, ग्रुप डायनेमिक्स। अब आप लेने जा रहे हैं रिक्वायरमेंट, 4 लोग बैठे हैं, तो ग्रुप डायनेमिक्स, एक आदमी क्या बता रहा है, दूसरा आदमी क्या बता रहा है, एक आदमी उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, विच इज नॉट टेक्नोलॉजी। लेकिन आप अगर ग्रुप में लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो रिक्वायरमेंट नहीं ले पाएंगे। तो एक को गुस्सा आ गया, वो बेचारा चुप है, बाकी सब बोले जा रहे हैं जिनकी नॉलेज भी नहीं है, जिसको पता है वो बेचारा चुप है, तो उससे कैसे पूछेंगे। दीज आर कॉल्ड ग्रुप डायनेमिक्स। तो ये कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये सोशल साइंसेज है या मैनेजमेंट साइंस है कि रिक्वायरमेंट लेनी कैसे है, पूछना कैसे है। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जब आप जाएंगे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पॉलिटिक्स होगी, लोगों की खींचातानी हो रही होगी, तो उसको भी समझने की जरूरत है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, कौन आदमी क्या कर रहा है। ठीक है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं कि एक आदमी रिक्वायरमेंट देना चाह रहा है, दूसरा आदमी देने नहीं चाह रहा है, एक आदमी प्रोजेक्ट को सक्सेस करना चाह रहा है, दूसरा नहीं करना चाह रहा है। तो ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है। रिक्वायरमेंट में ये सारी चीजें आपको जाने से पहले समझ में आनी चाहिए। अब रिक्वायरमेंट लेने से पहले जी काशिफ, सवाल है कोई आपका? एनी क्वेश्चन? सर वो क्लास के बारे में एक बात है कि हमारी सुबह एक क्लास होती है 9:30 से 10:30 ना, इसके बाद हमारा 3 घंटे का गैप होता है, और फिर आपकी क्लास होती है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी 10:30 पे क्लास ले लें और एक साथ फारिग हो जाए? 11:30 से 12:30 एक क्लास होती है, तो मैं 11:30 हो तो सकती है, 10:30 से कब हो 11 सकती है? 20। हाँ, 10:30 से 11:30 हो सकती है। हाँ हो साढ़े सकती है। 11 से करवा लो, क्योंकि 10:30 हमारी इंटर की क्लास होती है। अल्लाह के बंदे, अच्छा 11:30 बजे सर की क्लास होती है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की, अच्छा, उस वक्त तो नहीं नहीं हो तो सकती। 10:30 पे काशिफ हमारी क्लास होती है। अच्छा अच्छा, सही है। ठीक है सर, और अटेंडेंस ले लें आप। सर अटेंडेंस ले लें, चलिए सर अटेंडेंस ले लेते हैं। सर 12:30 बजे आपकी क्लास होती है क्या? नहीं, आप ही की क्लास हो रही है, उसके बाद तो कोई नहीं होगी। 12:30 से 1:30 कर लें फिर, अगर हमारी कोई किसी को इशू नहीं है तो। हाँ, वो एक क्लास खत्म होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। हमारे 10:30 से तो वो होती है ना नेटवर्किंग की, नहीं? 10:30 से 11:30 नेटवर्किंग नहीं, 9:30 से 10:30 होती है ना नेट। 10:30 से 11:30 नेटवर्किंग है। फिर और जो मैं है बताऊँ, सर की चलिए साढ़े सर, अटेंडेंस साढ़े बोल फिर बारह देंगे से उसके हमारे 1:30। ओटा बाद। की क्लास। अच्छा, अटेंडेंस बोल देंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि 11:30 से 12 मेरी क्लास होती है, 12:30, 12:30 से 1:30 बजे भी हो सकती है, और मेरे लिए बहुत टाइट हो जाएगा। चलिए बहरहाल देख लेते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। अटेंडेंस बोल दीजिए। अहमद रजा, क्लास खत्म कर लेंगे फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसको। अहमद रजा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली खान, अली, प्रेजेंट। ठीक है। मरियम अजहर, प्रेजेंट। अब्दुल्ला बिन हुसैन, प्रेजेंट। नेहा फातिमा प्रेजेंट। जी, मोहम्मद हसीब, हसीब भाई नजर तो नहीं आ रहे। मोहम्मद काशिफ, प्रेजेंट। समोश कुमार, समोश नजर तो आ रहे हैं, चलिए लगा देता हूँ। विशाल कुमार, ठीक है, विशाल भी नजर आ रहे हैं। मोहम्मद माज, वो मास्क का इंटरनेट का इशू है, वो एब्सेंट है, लेकिन आप प्रेजेंट लगा दीजिए उनकी। ठीक है। अब्दुल जी मुस्तफ़ा, सर। अब्दुल मुस्तफ़ा है मौजूद? नहीं है। हसन नवीद, हसन है, हसन नहीं है। रबीउल मुगल, Yes, sir, present. आतिम शब्बीर, आतिम है, आतिम नहीं है। जावेद, जवाद शेख, जवाद, सर इंटरनेट का इशू है। इंटरनेट का इशू है। मोहम्मद तौफीक, तौफीक प्रेजेंट सर। जी। तंजीलुर रहमान, तंजील है, नजर आ रहे हैं। ठीक है।
सर वो चैट में प्रेजेंट लिखा है उन्होंने। ठीक है, सैयद वहाज अली। प्रेजेंट सर। ठीक है, चलिए, किसी की अटेंडेंस तो नहीं रह गई। फातिम, नवीद, बाकी सबकी लग गई है। ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, क्लास जल्दी करके करना क्या है, तो घर में ही ना जल्दी करके क्लास क्या कर लेंगे, घूमने तो जाएंगे नहीं। चलिए खैर, क्लास के बाद बात कर लेंगे, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात कर लेंगे। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट लेते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या क्या चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए, तो ये 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जो कुछ आप बना रहे हैं, उस एरिया ऑफ एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन डोमेन। ठीक है, यानी अगर आप सेल्स की कोई चीज़ बना रहे हैं तो सेल्स की डोमेन को समझिए कि सेल्स होती क्या भला है। इसी तरह से अगर इन्वेंट्री बना रहे हैं तो पहले उस डोमेन को समझेंगे, होती क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कहाँ से इंटरेक्ट होती है, कहाँ खत्म होती है। ठीक है, तो ये जितना अच्छी नॉलेज होगी, हमने ये सीखा है कि अगर आपसे मैं कहता हूँ ना बस कुर्सी बना दो, तो वो डिटेल देगा और कुर्सी बन जाएगी। लेकिन आपको पता हो ना ये कुर्सी कहाँ रखनी है, इसका एनवायरनमेंट क्या होगा और ये सारी चीजें, इसलिए जरूरी है कि कुर्सी तो बहुत टेंजिबल है ना, उसकी जो पसंद है उसने बता दी है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है ना, कहीं जाके बड़ी जगह पर, अगर छोटा सॉफ्टवेयर है तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा सॉफ्टवेयर जो है नॉर्मली किसी चीज से इंटीग्रेट होगा, उसकी एक्सटर्नल कनेक्टिविटी होगी, तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कस्टमर को पता नहीं होता ये सारी चीजें, लेकिन एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि ये सिस्टम स्टैंड अलोन होगा, कहीं से कनेक्ट होगा, या कोई और इसका इनपुट होगा जो हमें मालूम नहीं है और हमें ध्यान होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में भी पढ़ा रहा हूँ कि खाली फंक्शनैलिटी को नहीं देखते हैं, फंक्शनैलिटी से ऊपर जरा बिजनेस पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि आप बिग पिक्चर को सही तरह से प्लेस कर पाते हैं। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर को, क्योंकि सॉफ्टवेयर नॉर्मली इंटीग्रेट होगा, किसी बड़ी जगह में होगा, तो उस पर्सपेक्टिव को देखना जरूरी है। मसलन कोई मुझे बैंक बुलाए और बोले जी सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो मैं कहता हूँ एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू टेल मी, कोई और चीज है? क्योंकि अगर बैंक ने ऑटोमेशन करवाया और एक जबरदस्त सिस्टम बनवाया और डेटा डाला, तो उस डेटा के साथ भी कुछ करना चाहेंगे। तो हाँ, उनका हेड ऑफ आईटी कहता है कि जनाब हम डेटा को इस्तेमाल करके डिसीजन मेकिंग में जाना चाहेंगे। इसका मतलब है बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, ये सब भी पर्सपेक्टिव है हमारा। तो ये सब चीजें हैं जो शायद आपको जितनी ज्यादा मालूम होंगी, जितनी अच्छी समझ में आएंगी, उतनी आप रिक्वायरमेंट ले पाएंगे। ठीक है, नंबर 2 क्या है, सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, कौन कौन देगा। तो अगर कोई पुराना सिस्टम है तो उसकी एरर्स, उसके इश्यूज, वो भी आपके पास होने चाहिए, और डिपार्टमेंट किसके पास, तो सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। नंबर 3 जो है ना, जिन लोगों से रिक्वायरमेंट लेना उनके बारे में भी पता होना चाहिए, उन स्टेक होल्डर की पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी इम्पैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। मसलन मुझे मालूम होना चाहिए जिन साहब के पास जा रहा हूँ वो हेड ऑफ फलाने हैं। ठीक है, तो हेड ऑफ फलाने का मतलब ये है कि जनाब फाइनेंस के हेड हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से है, इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इनको मुझे लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये तो हो गई उनकी पोजीशन। दूसरा ये हो गया कि जनाब वो आदमी जो है ना वो खुश मिजाज नहीं है, तो पहले से पता होगा, तो मैं जाते हुए कमरा का दरवाजा खोलने से पहले मुझे मालूम है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कोई खुश मिजाज आदमी नहीं होगा, और अगर कुछ ऐसी बात कहेगा तो मुझे सुन लेना चाहिए, क्योंकि मैंने तो रिक्वायरमेंट लेनी है ना, कोई झगड़ा तो करना नहीं है। तो अगर वो कोई ऐसी बात कहेंगे तो मुझे फोकस करना है अपने प्रोजेक्ट पे। तो पर्सनैलिटी पता होनी चाहिए और उनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करती है। ठीक है, आप जा रहे हैं, यूँ समझिए कि आप पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आपको टीचर की पर्सनैलिटी नहीं पता तो उनको हैंडल करना मुश्किल होगा, लेकिन टीचर को आप पहले से जानते हैं, उनके बारे में पता है, तो उनसे बात करना, उनको हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये वही चीज़ है, एंड नोइंग द पोजीशन एंड द पर्सनैलिटी। ठीक है, ठीक है, तो आपको मालूम है चेयरमैन साहब की पोजीशन क्या है और उनका इम्पैक्ट क्या है, लेकिन कोई जो जूनियर टीचर है उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें।
देन कंडक्ट द रिक्वायरमेंट। ये सारी चीजें मालूम करने के बाद फिर आप जाएंगे, मीटिंग करेंगे, स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट लेंगे, ठीक है। तो ये चौथी चीज है। तो चौथी चीज करने से पहले तीन चीजें जरूरी हैं, ठीक है ना। ये चौथी चीज तो जाएंगे रिक्वायरमेंट ले लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको डोमेन का पता होना चाहिए, उसके बाद सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए, उसके बाद स्टेक होल्डर की पर्सनैलिटी पता होना चाहिए। ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने से होगा कि हम बेहतर रिक्वायरमेंट ले पाएंगे, हम अपनी डायरेक्शन सही कर पाएंगे और गलती का चांस कम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये जो 4 पॉइंट है उनकी एक्सप्लेनेशन है रिक्वायरमेंट की। अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन डोमेन, ठीक है। तो एप्लीकेशन डोमेन में क्या है कि जनाब, इट इज इम्पोर्टेंट व्हेन बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस रिक्वायरमेंट, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, एग्जामिन करते हैं इन डिटेल द सिचुएशन। ठीक है, उस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझते हैं, जो अभी बताया ना आपको कि आपको उसका इम्पैक्ट, उसकी सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जरा बिजनेस को समझते हैं, बिग पिक्चर क्रिएट करते हैं। बिग पिक्चर का मतलब है जो सिस्टम में बना रहा हूँ कहाँ कहाँ से एक्टिवेट होगा, कौन कौन लोग इसके वो हैं, क्या नाम है, एक्टर्स हैं, ठीक है। नंबर 2 बात ये है कि बहुत सारी जगहों पर आपको वो कुछ बोल रहा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है और फाइनेंस का सिस्टम बनाना है, तो वो कुछ कह रहा है, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं और एक बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अगर ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही तो फिर बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आ रही। बैलेंस शीट क्या चीज होती है और डेबिट क्रेडिट कैसे मैच होता है और फलानी चीज क्या होती है। तो आई शुड अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। तो जिस डोमेन में जा रहा हूँ उसकी टर्मिनोलॉजी अगर समझ में नहीं आएगी तो फिर वो पहले पढ़ाएगा थोड़ी कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होती है। पढ़ाएगा भी तो वो चिढ़ जाएगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं बुलाता है आपको कि ये सब चीजें पढ़ाऊं, मैं समझाऊं आपको, फिर आप सॉफ्टवेयर बनाएं, ठीक है। तो वो एक्सपेक्ट करता है कि ये चीजें आपको पता होंगी। फिर इस तरह से पेरोल का सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए टैक्सेशन का सिस्टम क्या होता है, किस तरह के स्लैब्स होते हैं, क्या होता है। तो आपको बहुत सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। आज से 20-30 साल पहले तो ठीक है, सब वो सब बताता था, पढ़ाता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब वो कहते हैं आपको पता होना चाहिए, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा मेरा प्रोसेस क्या है। तो ये समझने की जरूरत है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एप्लीकेशन या एरिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। We should understand their routine challenges। अब ये क्या चीज है? एक तो ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस हैं कि क्या चैलेंजेस होते हैं, ये अगर आपको पता होगा तो आप उसको एड्रेस कर पाएंगे। दूसरा, सॉफ्टवेयर बनाने के रिक्वायरमेंट लेने के अलग चैलेंजेस हैं, वो ये पता होना चाहिए। तो रूटीन चैलेंजेस तो ये है कि जनाब ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो प्रोग्रेसिव नहीं है, ठीक है। मसलन मैं रिक्वायरमेंट लेने जा रहा हूँ सिटी बैंक में, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, तो मुझे मालूम है कि ये आदमी बैठेगा, कोलैबोरेट करेगा, रिक्वायरमेंट देगा। मैं जा रहा हूँ एक पोर्ट कासिम अथॉरिटी, तो दुनिया के कोने में रहे, और जब मैं वहां जाता हूँ तो कोई आदमी मिलता ही नहीं है, ढूंढना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, ठीक है। और वो उनके मिलने का टाइम 10 बजे से 12 बजे तक है, उसके बाद वो मौजूद नहीं होते हैं, उससे पहले वो मौजूद नहीं होते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं आपको, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी। ये तो दूसरा है, रिक्वायरमेंट लेने के चैलेंजेस है। रिक्वायरमेंट लेने के चैलेंजेस क्या है? उस आदमी की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उस आदमी को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, समझा पाए वो मुझे, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज है जनाब, उसके इंटेंशन भी सही होने चाहिए कि मुझे सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुल बनाना है। ये तीनों चीजें हैं तो बैठ के रिक्वायरमेंट देगा। तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो नहीं दे पाएगा। रिक्वायरमेंट है, बता नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है, ठीक है। यार रिक्वायरमेंट है, सारा कुछ है, लेकिन उसको प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने ही नहीं दे रहे हैं। तब ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। इसी तरह से प्रोसेस में अगर कोई आदमी रिक्वायरमेंट दे रहा है तो उसको घंटों बैठना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लेकिन उसके पास तो टाइम ही नहीं है, इज नॉट अवेलेबल। अच्छा, ये बहुत आम सी सिचुएशन है कि वो 20 मिनट से ज्यादा आपको देगा ही नहीं, कहेगा बस अब जाइए, आप कल आइएगा। अब आप आधा घंटा गाड़ी ड्राइव करके, खैर आधे घंटे में तो नहीं बल्कि घंटा लगता है, आप पहुंचे हैं गर्मी में गाड़ी चला के और पार्किंग भी ढूंढ के, वो कह रहा है कल फिर आ जाएगा। तो वो 500 रुपए का पेट्रोल, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, फिर आ जाएगा। तो ये चैलेंजेस हैं, ये बहुत ही रूटीन चैलेंजेस है। एक चैलेंज ये भी है कि आपने
बगैर फोन करके आ गए थे, टाइम फिक्स था आपका कि 2 बजे मीटिंग करनी है, तो आपने लंच किया, नमाज पढ़ी और आप पहुंच गए 2 बजे। 2 बजे वहां पहुंचे तो साहब मौजूद ही नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। आप अपने ऑफिस से आधे घंटे की ड्राइव करके पहुंचे हैं कहीं बैंक, तो पता चला जी वो साहब मौजूद ही नहीं है। Let's make sure that you call before going कि जी मैं आ रहा हूँ, ऑफिस से निकलने वाला हूँ, आप मौजूद हैं कि नहीं है, ठीक है। इसके बावजूद भी होता है कि आपने फोन किया, सारा कुछ है, पहुंचे तो जी चेयरमैन साहब ने बुला लिया उनको, तो वो बेचारा जी अब सर आ रहे हैं, बस अभी चेयरमैन के पास गए, तो बस सर आ रहे हैं, बैठे रहे आप, ठीक है। तो दीज आर द चैलेंजेस। ये प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, कौन देगा कौन नहीं देगा। तो आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट है, स्टेक होल्डर है, यूजर है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। अभी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कौन होता है? ये वो आदमी है जिसको उस डोमेन की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। इसको प्रोडक्ट चैंपियन भी कहते हैं, इसको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी कहते हैं, ठीक है, जो आपको इंफॉर्मेशन देगा। नंबर 2 क्या है? ये पुराने सिस्टम की बात हो रही है, पुराने सिस्टम की लिमिटेशन, बग्स एंड इन एग्जिस्टिंग सिस्टम। अगर आप एक सिस्टम ले रहे हैं और नया सिस्टम क्यों ले रहे होंगे, उसमें कुछ लिमिटेशन होगी, उसमें ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये भी रिक्वायरमेंट है ना कि नए सिस्टम में सारी चीजें होनी चाहिए। और उसमें 2 बग थे या 4 बग थे या 15 बग थे, मतलब वो कहीं जाके क्रैश हो जाता था या कहीं जाके रुक जाता था, अब इसको रीबूट करना पड़ता था। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें पुराने सिस्टम की हैं, ये भी आपको आइडेंटिफाई कर रही है द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह से एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द करंट सिस्टम, मैनुअल्स, रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये भी आपको बताएगा कि जी इसमें ये भी लिखा हुआ है, इसमें ये भी लिखा हुआ है, इसमें ये भी लिखा हुआ है, तो ये सब होना चाहिए। तो लोगों के अलावा और डॉक्यूमेंटेशन और पुराना सिस्टम, ये दोनों चीजें आपको बता सकती हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यू शुड अंडरस्टैंड, ऐसा ना हो कि आप पुराने सिस्टम की नॉलेज ना ले रहे हैं और मिस कर जाएं। अब आप जिस आदमी के पास जा रहे हैं उसके बारे में पता होना जरूरी है। क्यों पता होना जरूरी है? इसलिए पता होना जरूरी है, एक आपको वाकया सुनाता हूँ। हमने एक जमाने में अपने सहाबा को खत लिख के भेजा बड़े बड़े सरदारों के पास और बादशाहों के पास कि जाओ उनको लेटर दो कि भाई मैं एक नबी हूँ और मेरी नबूवत कबूल करें और अल्लाह को माने। तो लोग जाते थे और बादशाह को लेटर दे देते थे, बादशाह माने या ना माने, ठीक है। तो पता नहीं आपको ये हिस्ट्री पता है कि फारिस में जब गया तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, उसने खत फाड़ दिया और गुस्से में कहा जाओ जाके, एक जुमला बड़ा सख्त बोला। तो उस ने उनको बद्दुआ दी थी तो उसकी, लेकिन एक साहबी को दी तो वो उन्होंने जाके बादशाह को दिया नहीं। उन्होंने क्या किया कि बादशाह की पर्सनैलिटी जानी कि बादशाह को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या चीज इसको चाहिए होती है। तो पर्सनैलिटी थी, एक हफ्ते में पता चला जी उसको चमड़े की चीजें बहुत पसंद है, तो चमड़े की चीजें ले ली। फिर ये जुमला मत बोलना, ये बोलना, सारी चीजें करने के बाद गए और उसको तहरीफ पेश किए, जो उसकी पसंदीदा चीजें थी वो उसको दे दी, उससे वही बात की जो वो सुनना चाह रहा था। तो आपके ख्याल में ये पर्सनैलिटी पढ़ने के बाद, समझने के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ होगा? दोस्ती जल्दी से हो गई होगी, गुस्सा नहीं हुआ होगा, फारिस के बादशाह की तरह गुस्सा नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट में भी है। तो यू शुड अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी। तो ये लर्निंग है हमारी कि भाई पर्सनैलिटी मालूम होनी चाहिए ताकि आप उसको आसानी से हैंडल कर सकें। ये आपके साथ भी होगा, क्लास में बहुत सारे टीचर हैं तो फलाने टीचर के पास जाते हुए आपको मालूम है कि जी इससे जाके ये नहीं कह देना, बहुत गुस्से वाले हैं, या ये तो चेयरमैन है इनसे बात नहीं कर सकते हैं, या डीन है इनसे ये बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक जूनियर टीचर है इनसे बात कर सकते हैं। ये सारी बातें पता होती है ना। तो पर्सनैलिटी जितनी पता होगी उतना हैंडल करना आसान होगा। ये असद साहब में नए आए, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो बस फिर डरते डरते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से रिक्वायरमेंट जब ले रहे हैं तो नई ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, कैसे असेस करेंगे, ये पर्सनैलिटी को एनालिसिस करना ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एज्यूम करिए कि एक आदमी से रिक्वायरमेंट लेने जा रहे हैं जिससे आपकी दोस्ती है, सलाम दुआ है, वो आपको अच्छे नाम से याद करता है, आप अच्छे नाम से, तो उससे रिक्वायरमेंट लेना आसान हो जाएगी। लेकिन एक आदमी है जो आपकी शक्ल देखने से चिढ़ता है, तो उससे लेना मुश्किल हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो रिलेशनशिप बहुत काउंट करती है, उनकी पर्सनैलिटी को समझना बहुत काउंट करता है,
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये है द स्टेक होल्डर पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन द सिस्टम। ठीक है, ये स्टेक होल्डर की डेफिनेशन है। अभी इन्वॉल्व होंगे, बताएंगे, सारा कुछ करेंगे। अभी एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर होगी। अब इसमें आपने देखना है आपके काम के कौन से हैं, डिपार्टमेंट की लिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देंगे, उसमें सारा देख लेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एनालिसिंग द स्टेक होल्डर। अब इसमें आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं की स्टेक होल्डर, प्रोडक्ट चैंपियन कौन है इसमें। जब आप जा रहे होते हैं तो आपको मालूम होता है रिक्वायरमेंट देगा कौन, इसको रिव्यू कौन करेगा और इसको अप्रूव कौन करेगा। ये सारी बातें पहले से पता होनी चाहिए। तो जो रिक्वायरमेंट देगा वो प्रोडक्ट चैंपियन है, अप्रूव करेगा उसका बॉस है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए, वरना आप रिक्वायरमेंट ले ली, वो मान नहीं रहा, अब आप घूम रहे हैं इधर से उधर, भाई किससे अप्रूव कराऊं, भाई यही अप्रूव करेगा, यही बताएगा, वो तो मान ही नहीं रहा है। ठीक है, और नीचे लेवल पे बहुत चैलेंज होता है। ठीक है, सॉरी। अब ये है आपको तीन चीजें बताई हुई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट यूजर। तो कौन लोग हैं जो मैं एचआर की रिक्वायरमेंट ले रहा हूँ, तो एचआर का डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग हैं, कौन बॉस है, कौन जूनियर है, कौन रिक्वायरमेंट देगा, तो ये आइडेंटिफाई ऑफ द रिस्क। ठीक है, फिर यूजर क्लासेस, ये डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट तरह से कैटेगराइज हो सकती है। ठीक है ना, एरिया वाइज हो सकती है। अभी ये डिफरेंट क्लासेस हैं, या फिर प्रोजेक्ट के अंदर यूजर क्लासेस, जैसे अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसमें डिफरेंट एक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पता चला जी, फॉर एग्जांपल जैसे कैफेटेरिया सिस्टम की हमने पढ़ी थी, तो कैफेटेरिया में कुछ थे जो ऑर्डर करने वाले थे, एम्प्लॉइज, वो एक कैटेगरी थी। दूसरे कौन थे, जो खाना पकाने वाले थे। ठीक है, जो या कैफेटेरिया के जो लोग थे। दूसरा था जो पहुंचाने वाले थे, खाना पहुंचाने वाले थे। तो ये तीन तरह के लोग थे। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, किसी को मिस नहीं करनी चाहिए, रिक्वायरमेंट लेनी चाहिए। ठीक है, फिर तीसरी चीज है अंडरस्टैंड योर कस्टमर, उनके बिहेवियर को समझें, उनकी पर्सनैलिटी को चेक समझें, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को समझें। ठीक है ना, कोई चीज वो डिसलाइक करता है तो आपको नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फलाने साहब हैं जो सुबह बहुत बिजी होते हैं, आते ही वो सुबह 2 बजे तक तो बहुत बिजी होते हैं, तो उस वक्त ना जाए रिक्वायरमेंट लेने। ठीक है, 4 बजे के बाद जाएं। या फलाने साहब जो है वो 4 बजे के बाद बहुत बिजी होते हैं। कुछ लोग होते हैं बैंक्स में, उनका ऑपरेशन 4 बजे से 6 बजे तक बहुत इंटेंसिव होता है, तो उनके लिए सुबह 10 बजे का टाइम बहुत अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोग आते हैं जो कुछ और मार्क कर रहे होते हैं, तो वो 2 बजे तक बहुत बिजी होते हैं, ट्रेड करते हैं। तो अब ये अलग अलग है, तो यू शुड नो उनका कंफर्ट टाइम कौन सा है, अवेलेबल टाइम कौन सा है, क्या चीज पसंद करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो इससे बहुत एडवांटेज होता है। ठीक है, तो हमारी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम एक दफा रिक्वायरमेंट लेने जा रहे थे, तो एक सब खाने पीने के बहुत शौकीन थे। तो बस उन पे 1000 रुपये खर्च करें, उनको पिज्जा खिलाएं, वो खाते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो बहुत आसान हो गया था काम। बहुत की पर्सनैलिटी थे, लेकिन उनको खाने का बहुत शौक था। तो अब ये सारी चीजें शायद आपको पर्सनैलिटी के में समझ नहीं होगी। उनको ऑफिस में बिठाना और उनसे रिक्वायरमेंट लेना एक मुश्किल काम था। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो मीटिंग में बैठेंगे और कुछ चुप रहेंगे, तो उनको मीटिंग में नहीं पूछना, उनको कमरे में जाके अलग से पूछ लें। तो यू शुड अंडरस्टैंड सर्टेन पर्सनैलिटीज। अब ये टेक्निक है 5-6, हम इसको जरा क्विकली पढ़ लेते हैं टेक्निक्स। ठीक है, ये टेक्निक्स हैं। डॉक्यूमेंट जो अगर अवेलेबल है उसको पढ़ना, उसकी एनालिसिस करना। ठीक है, फिर कोई सिमिलर वेबसाइट है उसको देख लेना कि मुझे इस तरह की वेबसाइट बनवानी है, यूट्यूब बनवाना है तो यूट्यूब को देख लीजिए, या rosie.pco को देख लीजिए। तो ये भी हो सकता है कि वो काम पहले से किया हुआ, तो उसको जरा देख लें, समझ लें। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट ऐसे भी ली जाती है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्क। ठीक है, उनसे पूछना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो तो सारा दिन यही काम कर रहे थे, यहाँ जा रहे थे। तो बेहतर एडवाइस ये होती है कि आप कॉपी पेंसिल ले आए, उनको नोट करते जाएं, अच्छा ये वाला यहाँ से गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। तो ऑब्जर्व करते जाएं एनवायरनमेंट को। ठीक है, एक ये तरीका है कि सर्वे कर लें, क्वेश्चन कर लें। ये सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है, सिवाय इसके कि आप क्वेश्चन बना के, आप पाकिस्तान में हैं और आप अमेरिका में पूछना चाहते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस बना के अमेरिका को मैं भेज दें, क्योंकि टाइम उसका अलग है, आपका अलग है। ठीक है, तो आप वहां से जवाब आ जाएगा। तो फिर एक मीटिंग कर लेंगे किसी रीजनेबल टाइम, या तो बहुत सुबह या बहुत रात को।
ठीक है। इंटरव्यू ये बहुत इस्तेमाल होता है कि आप जाएंगे सवाल करेंगे, तो ये इंटरव्यू कहलाता है ना, कि आप जाएंगे पूछेंगे क्या बनवाना है, ये बहुत होता है। बाकी जो नीचे लिखा हुआ है फोकस ग्रुप, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये उसकी सबसेट है। यानी इंटरव्यू तो नॉर्मली 1-to-1 हो रहा है, लेकिन फोकस ग्रुप ये है कि एक से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। ये डिफरेंट टेक्निक्स है। तो कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल होगी अब आपको खुद देखना है। टेक्निक्स पढ़ लेते हैं हम। सॉरी, डॉक्यूमेंट एनालिसिस देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट एनालिसिस में। ठीक है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस में ये लिखा हुआ है कि जनाब जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट है उसको आप पढ़ते जाएंगे, उसमें से पॉइंट्स लेते जाएंगे। अच्छा ये करना है, अच्छा ये करना है, अच्छा ये करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिजनेस प्लान है, या आपका जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उसको देखना, या कोई और चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम है कि ये होना चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है कि जो डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ता जाता है, सारा कुछ करता जाता है, उसमें से नोट करता जाता है। ये उसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा है रिसर्च द साइट एंड विजिट। ये क्या ना, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट अदर ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सिमिलर बिजनेस। तो उसको आप देख लीजिए वो क्या करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेनिंग कंपनी हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ वो दुबई की कंपनी है, जरा उसको देख लो किस तरह से उसने किया है, वीडियो कैसे लगाई है, इश्तेहार कैसे लगाया है। तो ये भी एक तरीका है कि किसी और की वेबसाइट दिखा दी जाए। या मैं एक अखबार लॉन्च कर रहा हूँ वेबसाइट के थ्रू, तो मैं कहता हूँ डॉन को देख लो, जंग को देख लो, और इनको देख लो। ठीक है, तो ये बहुत पॉसिबल है। तो मेनी टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्ट अ पर्सन साइट विजिट। ठीक है, अभी ये हुआ कि प्रीवियसली जो लोगों ने काम किया हुआ उसको आप देख लीजिए, ये भी एक तरीका है। कुछ ये है कि जनाब किसी की ऑर्गेनाइजेशन विजिट करके देख लें। ठीक है, वेबसाइट तो आपने जाके खोल के देख ली, लेकिन एक ये है कि हमने फलाने जैसा काम करना है, हमने गाड़ियां बनानी है, हम सुजुकी हैं और हम कहते हैं टोयोटा जैसी गाड़ी बनानी, तो टोयोटा अगर अलाउ करे तो जाके देख ले। ठीक है, तो अच्छा टोयोटा जो है ना वो अपनी सारे प्रोसेस और सारी चीजें डॉक्यूमेंट करके हर लोग दुनिया को देता है, कहता है कर लो, अगर तुम हमारे जैसे बनना चाहते हो। तो ये वो है कि वो अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। टीसीएस का नाम सुना होगा, डीएचएल का नाम सुना होगा, तो टीसीएस अगर खोलना चाहती है तो डीएचएल को जाके देख ले क्या होता है। आज से 20 साल पहले ऐसे ही किया था कि पहले डीएचएल को कंपनी चलाई, फिर अपनी कंपनी खोल ली। तो ये सब बहुत होता है, पहले किसी होटल में काम किया, सीख लिया सारा ऑपरेशन, फिर अपना होटल खोल गया। ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, ये किसी साहब कोई काम कर रहे हैं, उनको मैं देख रहा हूँ, असेंबली लाइन कैसे लगी हुई है, क्या हो रहा है। इसको जॉब शेडोइंग भी कहते हैं। जॉब शेडोइंग का मतलब है एक आदमी काम कर रहा है, मैं उसका साया बन गया, उसको देख रहा हूँ वो क्या कर रहा है और नोट करता जा रहा हूँ। ठीक है ना, ये भी बहुत होता है। ये ऑफिस में करना तो आसान है, फैक्ट्री में करना जरा मुश्किल होता है। फैक्ट्री में एक एनवायरनमेंट होती है खास, और वर्कर होते हैं, और वो किसी टाई वाई लगाए हुए सूट वाले आदमी को जरा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो खास ड्रेस में होते हैं। तो ये कल्चर जानने की जरूरत है कि कहाँ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, आप सवाल नहीं कर सकते, या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं कर सकते। तो कुछ लोग हैं जो मिनटों सेकंड में बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, तो उनसे आप सवाल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे हैं जहाँ वो आराम आराम से काम कर रहा है, उससे आप सवाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्शन साइकिल देख रहे हैं, प्रोडक्शन साइकिल अगर ऐसा है जहाँ गाड़ी बन रही है तो वहाँ सवाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ चिप्स बन रहे हैं, फटाफट चीजें आ रही हैं, या कोई और चीजें सिलाई हो रही है, कोई कपड़ा बुना जा रहा है, तो उसमें जरा मुश्किल हो जाएगा। एक आदमी सिलाई कर रहा है, एक आदमी कटिंग कर रहा है, क्या जरा। ठीक है, तो ऑब्जर्व करते हैं, उसके प्रोसेस को देखते हैं, ऑटोमेट कर लेते हैं। सर्वे एंड क्वेश्चन आयर, आप एक सवाल बना लें और लोगों से पूछ लें। तो ये लिखा हुआ है दिस नंबर 2 लाइन में, दिस मेथड इज वेरी रेयरली यूज्ड, मतलब बहुत कम यूज होती है। ठीक है, ये नॉर्मली ऐसी जगह होती है जहाँ आपने कोई लोगों की राय लेनी हो, तो 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें क्वेश्चन आयर और उनसे ले लें। रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की ऐसे नहीं ली जाती है, लेकिन बहरहाल किताबों में मिल रहा है आपको, तो बहरहाल सर्वे करना। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, फ्री फॉर्मेट एंड फिक्स फॉर्मेट। तो फ्री फॉर्मेट कभी होता था कि सवाल करते थे और पूछ लेते थे, लेकिन उसको टेबुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब नॉर्मली फ्री फॉर्मेट में होते हैं, एक सवाल होता है और उसमें मल्टीपल आंसर होते हैं और आप उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तरीका बहुत होता है। ठीक है, एग्जाम में भी होता है।
इंटरव्यू, ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड है और अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड क्या है, आप पहले से तैयारी करके जाते हैं, सवाल लिख के जाते हैं, वो बहुत ही फोकस टाइम में सवाल करते हैं और इसको इधर उधर नहीं होने देते हैं और रिक्वायरमेंट लेके आ जाते हैं। ये एक टाइम सेविंग तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। एक ऐसा तरीका है मैं पढ़ के ही नहीं गया कुछ, बस पहुंच गया वहां पर और सवाल करना शुरू हो गया, तब वो बता रहे हैं, फिर इधर उधर भी जा रहे हैं, थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी बात कर रहे हैं, इमरान खान के बारे में, कोरोना के बारे में भी बात कर रहे हैं। उसके लिए तो मैं नहीं आया था, लेकिन बहरहाल आधा घंटा तो उन्होंने कोरोना पे बात कर लिया। अभी सारी चीजें अनस्ट्रक्चर में बहुत होंगी, ठीक है। फिर वही भी कहेगा मेरी तनख्वाह बहुत कम है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे पे बहुत जुल्म करती है। को मिलना है ना, वो सुनने वाला था, उसको बहुत सारी बातें बताएगा, तो ये बहुत होता है। फिर आप उसको कहते नहीं भाई जरा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट दे दे, मैं आपकी कहानी बाद में सुन लूंगा। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड में बहुत होगा, क्योंकि आप तैयारी नहीं करके जाएंगे, फोकस नहीं करके जाएंगे, तो फिर वो बहुत कुछ बताएगा, ठीक है। फोकस करके जाएंगे, आप रिक्वायरमेंट क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है, क्या स्कोप में है और क्या नहीं है, तो ये भी सीखने की जरूरत है आपको, ठीक है ना। आपका माइंड अलर्ट हो, स्कोप पता हो, पीपल हैंडलिंग आपको आती हो, ये सब, ठीक है। अभी उसकी प्रिपरेशन है, इसको हम छोड़